हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में। प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की रचना करना चाहता था जो पूर्ण रूपेण क्या हो, आदर्श मॉडल हो, अर्थात उसकी रचना, उसकी दृढ़ता, उसके सौंदर्य एवं उसकी आदर्शवादिता से कहीं भी किसी प्रकार की भी वह त्रुटि नहीं रखना चाहता था। आदर्श के हेतु उपासना की रिपब्लिक में उसके चिंतन का एकमात्र लक्ष्य था। उसको एक बात की विशेष चिंता नहीं था कि उसके द्वारा चित्रित आदर्श राज्य व्यावहारिक भी है अथवा नहीं। उसने स्वीकार किया कि वह नगर आदर्श राज्य शब्दों में निर्मित है, क्योंकि मेरे विचार पृथ्वी पर यह कहीं भी नहीं है। तो उसका ये चिंता नहीं थी कि उसका जो राज्य हो व्यवहारिक भी हो। उसने स्वयं कहा है कि वह नगर राज्य आदर्श राज्य शब्दों में निर्मित है, क्योंकि मेरे विचार से पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। तो उसका जो आदर्श राज्य था उसमें वो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखना चाहता था। अब हो गया आदर्श प्लेटो के जो आदर्श राज्य की उत्पत्ति का विकास चरण। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न माना है। मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार उसने माना है। तो उसने क्या राज्य की जो आर्थिक आधार था उसी पर क्या आदर्श राज्य की उत्पत्ति माना है, क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए ही व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए बाध्य होता है। प्लेटो के शब्दों में राज्य मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है और कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। राज्य क्या हो गया, मानव समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, कोई भी उसमें आत्मनिर्भर नहीं है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार मानव की आर्थिक आवश्यकताएं ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रारंभिक तंतु है। इकाई के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, जबकि पारस्परिक सहयोग एवं विनिमय से सभी आर्थिक आवश्यकताओं की अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या समाज के आर्थिक हितों की समुचित रूप से रक्षा तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुएं समष्टि से प्राप्त करे। आर्थिक जीवन की वस्तुओं को इस प्रकार का आदान प्रदान श्रम विभाजन तथा कार्य विशिष्टीकरण का जन्म देता है। आर्थिक आधार पर प्लेटो ने इस आदान प्रदान को उचित ठहराया है। इस आर्थिक पहलू का राजनीतिक महत्व भी उसे दृष्टिगोचर हुआ है, क्योंकि कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत उसकी दृष्टि से राज्य की एकता का सृष्टा है। राज्य की उत्पत्ति इस प्रथम चरण में राज्य के उस वर्ग का विकास होता है जिसे प्लेटो उत्पादन वर्ग कहकर पुकारता है एवं जिसका प्रमुख गुण है संपत्ति प्रेम तथा क्षुधा एपिटाइट। साथ ही प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ 2 सिद्धांत हैं, श्रम विभाजन का सिद्धांत और तथा कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत का भी बीजारोपण इसी प्रथम चरण में होता है। प्रथम चरण में हो गया एपिटाइट प्रोड्यूसिंग क्लास को का निर्माण होता है प्रथम चरण में। दूसरा चरण क्या हो गया, राज्य की उत्पत्ति का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है जो साहस और उत्साह का प्रतिनिधि है। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का प्रमुख गुण उत्साह स्पिरिट है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाता, वो अपनी साहसिक इच्छाओं को भी तृप्त करना चाहता है। उससे संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला आदि विभिन्न वस्तुओं की तृष्णा होती है। इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति के हेतु अधिसंख्यक लोगों का होना आवश्यक है। अधिसंख्यक लोगों के निवास और भरण पोषण के लिए विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होती है। विशाल भूप्रदेश को अधिकृत करने हेतु युद्ध होता है। युद्ध के हेतु सैनिक वर्ग का उदय होता है। सैनिक वर्ग मानव आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। अतएव सैनिक वर्ग के कार्यों, दायित्वों और गुणों का विश्लेषण पर प्लेटो ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार आत्मा का साहस तत्व आदर्श राज्य के निर्माण एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण के प्रथम चरण में क्या उत्पादन वर्ग का उदय होता है, उसी प्रकार उसके द्वितीय चरण में सैनिक वर्ग का अभ्युदय होता है। सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है
एवं आंतरिक शांति सुरक्षा कायम करने में सहयोग देना है। यद्यपि प्लेटो ने सैनिक वर्ग के विकास की व्याख्या राज्य की आक्रमणकारी लिप्सा के संदर्भ में की है, तथापि प्लेटो का आदर्श राज्य स्वयं आक्रमण नहीं करता है। अतएव आदर्श राज्य में सैनिक वर्ग का प्रमुख कार्य क्या है? रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं है। तीसरा हो गया आदर्श राज्य के निर्माण का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जबकि सैनिक वर्ग में से ही प्लेटो राज्य के विवेक रीजन तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। उसके अनुसार सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्यतः उत्साह, स्पिरिट तथा विवेक पाया जाता है, किंतु इनमें कतिपय ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक अत्यधिक बाहुल्य होता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने राज्य के दार्शनिक शासक माना है। विवेक के अंतर्गत प्लेटो ने दो गुण माने हैं। प्रथम, विवेक से व्यक्ति का ज्ञान होता है और द्वितीय, विवेक ही व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। अतः प्लेटो के अनुसार राज्य शासन विवेकशील होना चाहिए, उनमें पर्याप्त मात्रा में स्नेहशीलता होनी चाहिए। इस प्रकार तीन चरणों में राज्य का निर्माण उन तीनों वर्गों के क्रमशः विकास के साथ संपन्न होता है जो राज्य की तीन मूल आवश्यकताओं उत्पादन, प्रोडक्शन, दूसरा हो गया रक्षा और शासन, रूल की पूर्ति के लिए पूर्ति अपने तीनों गुणों एपेटाइट, साहस और रीजन के आधार पर करते हैं। तो जो राज्य का जो उत्पत्ति का आधार माना है किसने? ये प्लेटो ने। तो उस तीन आधार माना है उसने। एक तो उत्पादन के लिए हो गया जो कामगार वर्ग हो गया। उसके बाद दूसरा माना है उसने रक्षा, उसके लिए हो गया डिफेंस के लिए हो गया सैनिक वर्ग। रूल, शासन के लिए हो गया जिसपे विवेक हो दार्शनिक वर्ग। इसलिए इन तीनों आधार पर उसने राज्य की उत्पत्ति का आधार माना है। आदर्श राज्य के निर्माणक तीन वर्ग। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के विकास चरणों में तीन ऐसे वर्गों का विकास हुआ जिनके कंधों पर आदर्श राज्य का भार डाला जा सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले ये तीन वर्ग हैं। उत्पादन हो गया उत्पादन वर्ग, सैनिक वर्ग तथा दार्शनिक शासक। कर्मस्व राज्य की आत्मा की तीन गुण, क्षुधा उत्पादन वर्ग, एपेटाइट मतलब स्पिरिट उत्साह हो गया सैनिक वर्ग, विवेक रीजन हो गया दार्शनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से दो वर्ग सैनिक तथा दार्शनिक वर्ग शासक को प्लेटो ने राज्य का संरक्षण माना है। इसका कारण यह है कि राज्य का विवेक राज्य के उत्साह की सहायता से राज्य के संरक्षण की जिम्मेदारी को समुचित रूप से निभा सकता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य के इन तीन वर्गों को अपने गुणों के अनुरूप ही कार्यों का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार उसके आदर्श राज्य की एक विशेषता कार्य विभाजन के सिद्धांत की क्रियात्मक उपस्थिति है। आदर्श राज्य की आधारशिला है न्याय। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई है। चूंकि आदर्श राज्य में तीन वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर इन तीन वर्गों को अपना अपना कार्य दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना करना होता है, इसलिए न्याय राज्य का वह गुण है जो राज्य के वर्गीकरण को प्रथा कार्य विभाजन को सुचारू रूप से कायम रखना है। इस गुण की उपस्थिति के कारण ही राज्य के विभिन्न वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्रों तक अपनी कार्यवाही को सीमित रखते हुए अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं प्रशिक्षण के आधार पर निश्चित हुए कार्य को पूरी तन्मयता एवं लगन से संपन्न करते हैं एवं श्रेष्ठता एक्सीलेंस को प्राप्त करते हैं। प्लेटो की दृष्टि में वह राज्य न्याय पर आधारित है जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों अपने जिम्मे के कार्य संपन्न करते हैं। तो प्लेटो का यह है कि आदर्श शिला जिसमें न्याय पर टिकी है, उसका ये कहना है कि प्रत्येक जो वर्ग है उसको अपने अपने काम करना चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो गया, न्याय इसमें क्या है, सबसे राज्य का वह गुण है जो कि क्या कार्य विभाजन एवं वर्गीकरण को सुचारू रूप से कायम रखता है। आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद। यदि न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है तो शिक्षा योजना तथा साम्यवादी व्यवस्था आदर्श राज्य के आधारभूत स्तंभ हैं। उसने रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया कि रूसो ने इसे राजनीतिक विषय ग्रंथ न मानकर शिक्षा विषयक अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ माना है। तो
रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया उसने कि रूसों ने इसे राजनीतिक विषय ग्रंथ न मानकर के शिक्षा का एक अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ माना है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य संपन्न करते रहने की प्रेरणा देगी। राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली को अपनाकर एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही दिशा में बदला जा सकता है। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्लेटो ने जोर दिया है। फर्स्ट हो गया, शिक्षा क्या होना चाहिए? राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। दूसरा, स्त्री एवं पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा हो गया, शिक्षा का उद्देश्य शरीर एवं मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। चौथा हो गया, शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना है। पांच हो गया, शिक्षा द्वारा योग्य तथा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा क्या करना है? तैयार किए जाने चाहिए। अब हो गया साम्यवाद, प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है। यह शिक्षा द्वारा प्रजनित भावनाओं को दृढ़ करने एवं उन्हें क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेने मात्र से ही आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनेक बाह्य परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका अनिष्टकारी प्रभाव मानव के हृदय पटल पर पड़ता है। अतः साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में वह उन बाह्य परिस्थितियों को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहता था जो मानव समाज के नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाली दुर्गम चट्टानें सिद्ध होती हैं। व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार, प्लेटो को ऐसी ही विशाल चट्टानें दृष्टिगोचर हुई हैं जिन पर प्रहार करके उसने आदर्श राज्य के प्रासाद की नींव सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को आदर्श राज्य के दो वर्गों, शासकों तथा सैनिकों तक ही सीमित रखा है। उसका साम्यवाद राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए था, मतलब सैनिक वर्ग और किसके लिए? शासक वर्ग के लिए थे। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति था अपने पारिवारिक जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को ही देनी थी, और उन्हें भी इसलिए देनी थी कि प्लेटो के आदर्श राज्य का सफल निर्माण उनकी कार्यकुशलता, क्षमता, स्वार्थहीनता और राज्य के प्रति उनकी आस्था पर आधारित था। प्लेटो की योजना संरक्षण वर्ग के पास न तो संपत्ति होती है और न परिवार। उनकी सेवाओं के बदले राज्य उनकी आर्थिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, निवास आदि का सामूहिक प्रबंध करता है। तो प्लेटो का आदर्श साम्यवाद किसके थे था? ये सैनिक और शासक वर्ग के ही था, मतलब दार्शनिक वर्ग के लिए। अब हो गया आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथों में। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक वर्ग को प्रदान करता है। दार्शनिक शासन सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी, ज्ञानी और निर्लोभी होते हैं। प्लेटो की यह धारणा है कि आदर्श राज्य में शासक कार्यक्रम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहिए जो कंचन और कामनी से दूर रहते हुए शासन का संचालन करे। राज्य के कल्याण के साथ वो अपना कल्याण एवं राज्य के अहित के साथ अपना हित जुड़ा हुआ मानता है। प्लेटो उसे विवेकी का प्रेमी और न्याय का सच्चा तथा अच्छा संरक्षक मानता है। दार्शनिक शासक उसे समस्त गुणों का आधार प्रतीत होता है। उसके अनुसार दार्शनिक सर्वकाल तथा सर्वसत्ता का दृष्टा है। अब हो गया आदर्श राज्य की आलोचना। आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है। जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी आलोचना में ये हो गया एक स्वप्निल संसार है। प्लेटो के आदर्श राज्य की अव्यावहारिकता को देखते हुए उसे एक स्वप्निल संसार यूटोपिया कहकर पुकारा है। उसे बादलों में स्थित नगर की संज्ञा दी गई है। ऐसे संध्याकालीन तंतु कहा गया है जो क्षण भर में वर्ण के लिए दृष्टिगोचर होकर रात्रि की नीरवता में विलुप्त हो जाता है। और आदर्श राज्य निर्कल्पना और मृग तृष्णा है। दूसरा हो गया उत्पादन वर्ग की नितांत उपेक्षा की है प्लेटो ने। प्लेटोवादी आदर्श राज्य की आलोचना का प्रमुख आधार यह है कि इसमें उत्पादन वर्ग की नितांत उपेक्षा की है। वह अन्य दोनों वर्गों के समान इसके लिए न विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है, न सामाजिक ढांचे में उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। उत्पादन वर्ग की यह शोचनीय उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है। तीसरा हो गया शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना ही विवेकशील और ज्ञानी क्यों न बना दिया गया हो, अनियंत्रित
शक्ति पा जाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इसमें दोष आना नितांत स्वाभाविक है। देन हो गया कानून की उपेक्षा की है इसने। आदर्श राज्य में कानून का कोई स्थान नहीं देकर प्लेटो ने बड़ी भूल किया है। आगे चलकर लॉस में कानून की अनिवार्यता को उसने स्वयं स्वीकार किया है। कानून की संपूर्ण उपेक्षा के कारण ही प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यंत कठोर आलोचना उसके काल से लेकर अब तक चली आई है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति। प्लेटो के आदर्श राज्य का एक मुख्य आधार कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्ति का विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है अथवा यह कह सकते हैं कि प्लेटोवादी आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्ति के सभी पक्षों के विकास की संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया प्लेटो का आदर्श राज्य, उसके राज्य की उत्पत्ति, का विकासरण, उसके आदर्श राज्य के निर्णायक 3 वर्ग, उसके आदर्श राज्य का आधार न्याय के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।